हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जिसमें हम बात कर रहे थे लाइव प्रोसेसेस की, यानी कि जैव प्रक्रम की। यानी कि हम देख रहे थे कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होती हैं जो हमें बताती हैं कि कौन लिविंग है, लिविंग की क्या कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे प्रोसेस के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि सारे जो प्रोसेस आपके होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन से ही क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो न्यूट्रिशन में आप पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रोसेस चल रही है। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड पढ़ा था, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। हेटेरोट्रॉपिक मोड में हम डाइजेशन देख रहे हैं ह्यूमंस में। इसी के साथ आप बात करेंगे रेस्पिरेशन की, इसी के साथ आप बात करेंगे एक्सक्रीशन की, इसी के बाद आप बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। यहीं से हम जो प्रोसेस है वो आगे की ओर हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डाइजेशन की, और डाइजेशन स्टार्ट हमने कर लिया था। काफी सारे जो पार्ट्स हैं वो अपने पढ़ लिए थे कि डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पिछली जो भी हमारे टॉपिक थे, मैं मान के चल रही हूँ आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपने पढ़ ली होंगी। डाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर मुख से, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी टीथ, दांत की हमने बात की थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमने सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमने टंग के बारे में बात की है, फूड पाइप या इसोफिगस के बारे में बात की है, स्टमक के बारे में हमने बात की है। स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में बात की है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, और उन सेल से किस प्रकार के पाचक रस निकलते हैं। अब हमने ये भी बात कर ली है कि जो पाचक रस निकल रहे हैं वो पाचन किस प्रकार से कर रहे होंगे, किस चीज का पाचन यहाँ पर कर रहे होंगे। जैसे कि आपको बता रखा है कि यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस प्रकार से होता है। यहाँ तक की बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे कुछ ग्लैंड्स की। हमने बात की है लिवर और पैंक्रियास की। हमने लिवर को पढ़ा है, लिवर के स्ट्रक्चर को कुछ आपने समझा है। हमने कहा जो लिवर होता है, लिवर से बाइल सिक्रीट होगा, कहाँ पर स्टोर हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर में, जिसे आप पित्ताशय कहते हैं, वहां पर सिक्रीट हो रहा है। अब हमने कहा कि जहां से बाइल निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा जिसे आप हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं। हिपैटिक डक्ट से क्या होगा, यहाँ पे बाइल स्टोर होगा। ये कॉमन बाइल डक्ट आ गई है। कॉमन बाइल डक्ट अब यहाँ पर मिलती है किससे, पैनक्रियाटिक डक्ट से, जिसे हम कह रहे थे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों डक्ट जब मिल रही थी, क्योंकि पैनक्रिया से भी सिक्रीशन आएंगे, और ये सारे सिक्रीशन कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाएंगे, और वहीं पर क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लिवर के बारे में हम बात कर चुके हैं, और आपने इसी के साथ पोर्टल सिस्टम पढ़ा था। एक बार पोर्टल सिस्टम को रिवाइज कर लेंगे, एक बार हम पोर्टल सिस्टम को रिवाइज कर लेंगे। क्या पढ़ा था पोर्टल सिस्टम में आपने, ठीक है। पोर्टल सिस्टम में बेसिकली हो क्या रहा था, हमने कहा था कि हम देखते हैं कि जब भी हमारी आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, हमारे ऑर्गन्स को देती हैं, और वहां से CO2 को रिसीव करती हैं। अब ये जो ब्लड है वो वेन के थ्रू फिर से आपके हार्ट में वापस चला जाएगा। लेकिन पोर्टल सिस्टम में होता क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, वो यहाँ पर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। क्यों जा रहा है, इसका रीजन क्या हमने पढ़ा था। हमने कहा था ये हमारा लीवर है, ये हमारी आर्टरीज आ रही हैं, और आर्टरीज यहाँ पर क्या करेंगी, ब्लड को देंगी, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जो आपकी आर्टरीज है वो ब्लड देंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन है, ये आपके लिवर को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इसे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपने कहा ये तो आपकी है आर्टरीज, और इसे हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरीज, क्योंकि हमने कहा था हिपैटिक वर्ड आपके लिवर से कनेक्टेड है, तो इसे हिपैटिक आर्टरीज हम कह रहे हैं। सेम आपने कहा ये जो आर्टरीज है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी। तो होता क्या है यहाँ पर, आपने ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से आर्टरीज आई और यहाँ पर ऑक्सीजन को देती हैं,
ऑक्सीजन को जब दिया तो CO2 को रिसीव भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो आपकी आर्टरीज है ये बाहर निकल रही है, क्योंकि इसमें CO2 होगा तो अब हम इसे वेन कहेंगे। इसमें अब CO2 होगा। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर होती है, आपने कहा यहाँ पर ग्लूकोज भी होता है, जो ग्लूकोज इस ब्लड के साथ आ जाता है। जब हमने डाइजेशन के स्टेप्स पढ़े थे तो हमने कहा था जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यहाँ आपके ब्लड वेसल्स है और यहाँ ग्लूकोज इस प्रकार से आ जाता है। तो होता क्या है कि आपकी आर्टरीज छोटी आंत में गई, छोटी आंत को क्या दी, ऑक्सीजन दी, वहां से CO2 को रिसीव किया, प्लस वहां से ग्लूकोज को भी रिसीव कर लिया। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि यहाँ पर इस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ से जो वेन है वो आपके हार्ट में ना जा करके कहाँ जाती हैं, आपके लिवर में जाती हैं। क्यों लिवर में जा रही हैं, ताकि ग्लूकोज यहाँ पर इन्हें क्या करा सके, प्रोवाइड करा सके। और यहाँ से एक वेन ये भी निकलेगी, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, हिपैटिक वेन कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे, पोर्टल वेन कहेंगे। ठीक है, ये शब्द आप समझते हैं, इन शब्दों का अर्थ होता क्या है। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं क्या है, लीवर है, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसी को आप पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बह रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कराना है, जो ग्लूकोज है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हिपैटिक लोब्यूल के बारे में बात की थी हमने हिपैटिक लोब्यूल के बारे में बात। पोर्टल सिस्टम आप समझ चुके हैं। आपने कहा था ये लीवर है। लिवर में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें आप हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। और इन हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या होती है, हिपैटोसाइट होते हैं इस प्रकार से। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये आपकी बाइल डक्ट और आर्टरीज वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लीवर हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा पेनक्रियाज के बारे में, थोड़ा पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो जो पैनक्रियाटिक है आपका, वो आपकी जो ग्लैंड है वो क्या है, हेक्सोक्राइन ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड आप इन्हें कहते हैं। आपकी जो पैनक्रियाज है वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और इस डक्ट के माध्यम से ये मिलता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपकी क्या है, दो पार्ट आपके पास यहाँ पर आते हैं। हमने कहा यहाँ पर हम इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ये पैनक्रियाज है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट क्या हुए, हमने कहा हम ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड आपकी होती है वो भी कुछ सिक्रीशन रिलीज कर रही है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो भी कुछ सिक्रीशन रिलीज कर रही है। तो इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा ये जो आपके पास आते हैं इसे आप क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगहॉर्न।
ये वाली जो पोर्शन, जो हमने रेड वाला पोर्शन बनाया है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप एसिनाई कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एसिनाई कहेंगे। ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगहॉर्न आपके छोटे छोटे होते हैं। इसे आप एसिनाई कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे? कुछ सिक्रीशन को रिलीज करेंगे। ये कुछ सिक्रीशन यहाँ पर क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। अब ये सिक्रेशन कहाँ जाता है? इस डक्ट के माध्यम से यहाँ पर जाता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, बताइए ये कौन सा पार्ट होगा? एंडोक्राइन पार्ट होगा या एक्सोक्राइन पार्ट होगा? ठीक है, मैंने आपको आंसर बता रखा है। अगर आपने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट को समझा होगा, आपको समझ आ जाएगा। एक बार आप देखिए गौर से। हमने कहा कि भाई पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मतलब एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी इसमें आता है। दोनों प्रकार की सिक्रेशन ये करता है। इसके बाद हमने कहा ये एसिनाई है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये एसिनाई है, ये वाले एसिनाई है। ये क्या करते हैं? अपनी सिक्रेशन को डक्ट के माध्यम से कहाँ डालेंगे? छोटी इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सा पार्ट होगा? एक बार आप देखिए और आंसर मुझे बताइए। तो देखिए, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, जब भी हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डक्ट की। आपने पढ़ा होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? हमने कहा कि जो एक्सोक्राइन पार्ट आपका होता है, वो क्या होता है? डक्ट के माध्यम से अपनी सिक्रीशन को पहुंचाता है। तो हमने कहा था, जैसे कि हम एंडोक्राइन को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से कहाँ जा रहा है? डक्ट के माध्यम से रिलीज हो रहा है। यहाँ पर ये जो रिलीज कर रहा है, इसने डक्ट के थ्रू कहाँ पे रिलीज किया है? यहाँ पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, वहां पर रिलीज किए। वहां पर अब क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो हमने कहा कि ये क्या है? जो आपके एसिनाई होते हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे? एक्सोक्राइन पार्ट है। इतनी बात क्लियर है? अब हमने कहा एक्सोक्राइन पार्ट के अलावा और कौन से पार्ट यहाँ पर आते हैं? एक्सोक्राइन पार्ट के अलावा यहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगहॉर्न आते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होगा, ये आपका आता है एंडोक्राइन पार्ट। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो आपका आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट का। ठीक है। जो यहाँ पर एसिनाई होते हैं, वो आपके मैक्सिमम यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कि जो आपके यहाँ पर एंडोक्राइन पार्ट है, वो क्या रिलीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो ये है कि एंडोक्राइन पार्ट आपका क्या रिलीज करेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर आइसलेट ऑफ लैंगहॉर्न को अगर हम देखें, तो आपके पास स्ट्रक्चर किस प्रकार का आता है? ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ। इतना आप समझ चुके हैं कि कौन, ये जो आपकी ग्लैंड है वो क्या है? हेटेरोक्राइन है। ठीक है। जब आपने इसे बाहर इस प्रकार से निकाला, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं। और दो प्रकार की सेल्स आपके पास आती हैं। एक ये उधर जो कॉर्नर में आपकी लगी होती हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो बीच में होती हैं, सेंटर में। इन्हें आप कहते हैं अल्फा सेल, इन्हें आप कहते हैं बीटा सेल। ठीक है। अल्फा सेल जो रिलीज करता है, वो रिलीज करेगा यहाँ पर ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो रिलीज करेगा, वो करेगा यहाँ पर इंसुलिन। अब रिलीज कैसे करते हैं? आपने कहा यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं, और ये क्या करेंगे? ये ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है। इस प्रकार से ब्लड वेसल्स होंगी। जैसे आपने कहा ये ब्लड वेसल्स होंगी,
ये अपने सिक्रेशन को ये इस प्रकार से क्या करेंगे, ब्लड में डाल देती हैं। तो क्या हमने कहा था, हमने कहा था जो यहाँ पर एंडोक्राइन सिक्रेशन होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसे आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डक्ट नहीं है, अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली कहाँ डाल रही है, ब्लड में डाल रही है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें सारे आप साथ साथ में नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और चीज यहाँ पर होती है कि जो यहाँ पर ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रेशन है, इसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि ज्यादातर आप क्या देख रहे थे, जो भी ग्लैंड्स होती हैं उन्हें क्या करती है, जो पिट्यूटरी है वो कंट्रोल वहां पर कर रही थी, इसलिए आप मास्टर ग्लैंड भी उसे कह रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन आपके पास आते हैं, ये कंट्रोल जो होते हैं वो पिट्यूटरी के थ्रू नहीं होते। तो किसके द्वारा होते हैं, आपने कहा कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसी के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। आप फंक्शन देख लेंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन के क्या क्या फंक्शन यहाँ पर आते हैं। देखिए, आपने कहा ये स्टोर होते हैं कहाँ पर, लिवर में, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ब्लड वेसल्स हैं। आपकी ब्लड वेसल्स में जो शुगर लेवल है वो कम हो गया। अब कम क्यों हो गया शुगर लेवल, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने क्या किया है, बहुत देर से खाना नहीं खाया है, या फिर आपने फास्ट लिया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो आपको इतना पता है कि जो इंसुलिन है यहाँ पर, इंसुलिन करता क्या है, स्टोर करता है। जो शुगर है, शुगर को स्टोर किया जाता है इंसुलिन के थ्रू। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो आपका ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है। जो ग्लूकागॉन होगा वो क्या करेगा, जो आपका स्टोर स्टार्च होगा या स्टोर ग्लूकोज होगा उसे ब्लड में ऐड करेगा, उसे क्या करेगा, ब्लड में ऐड करेगा। ये ग्लूकोज यहाँ पर ऐड हो गया है या शुगर यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ कि यहाँ पर जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका जो इंसुलिन है ये एक्टिव हो जाता है। ये क्या करेगा, जो वहां पर शुगर होगा उसे कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है। इतनी बात क्लियर है कि कैसे फंक्शनिंग चल रही है ग्लूकोज और ग्लूकागॉन की। अब आप इतना समझ चुके हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकागॉन क्या है, यहाँ पर एंडोक्राइन सिक्रीशन है, और एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होंगे, जो भी आपके पाचक रस आते हैं वो सारे क्या है, यहाँ पर एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तो एक बार आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एसिनाइन क्या क्या रिलीज यहाँ पर कर रहा था। आपने बोला जो पैनक्रियाज है आपका, जो एसिनाइन है उसके क्या क्या सिक्रीशन यहाँ पर है। तो पैनक्रियाज, लाइपेज, सेकंड है पैनक्रियाज, प्रोटीएज, पैनक्रियाज, अमाइलेज। अब लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड का डाइजेशन करेगा, ठीक है। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या समझा कि जो आपकी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से आपके वो सारे पाचक रस स्रावित हो रहे हैं, जो कि सारे ही क्या करेंगे, पाचक जो भी सारे आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। जैसे कि हमने बोला प्रोटीएज। अब प्रोटीएज में जो सिक्रीशन आपके निकलेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन होगा या कीमोट्रिप्सिनोजन होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, प्रोटीएज यहाँ पर निकलते हैं, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन रिलीज हो रहा है, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपके पैनक्रियाज से हो रहा है। इसके अलावा हमने बात की थी जब स्टमक में, तो स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, ठीक है। और वहां पर क्या रिलीज हो रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टमक में जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो कौन सा पाचक रस था जो कि प्रोटीन का पाचन कर रहा था। तो ये आपको क्या करना है, पीछे की जो चीजें हैं वो आप लोग याद रखते चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर वहां पर होगा। चलिए, अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे लिवर से सिक्रीट होने वाले जो यहाँ पर पाचक रस हैं और
जो आपके पैनक्रियाज है वहां से सिक्रीट होने वाले जो पाचक रस है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने बोला द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसके सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा जो पार्ट है उसे आपने क्या कहा, छोटी आंत आप कहते हैं। इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 7.5 मीटर्स इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। इट इज अ वेरी नैरो ट्यूब विद अ लार्ज इंटरनल एरियाज। आपने कहा कि बहुत नैरो ट्यूब होती है और इंटरनल एरिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो रहा है। इट इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा आपका, छोटी आंत में होगा। एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पर होगा, आपने कहा छोटी आंत में होगा। इट सिक्रीट intestinal juice, it receive a bile juice from the liver and pancreatic juice from the pancreas। आपने कहा यहाँ पर जो आपकी छोटी आंत है वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी, जिसे इंटेस्टाइनल जूस आप कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि बाइल यहाँ पर आ रहा है लिवर से। इसके अलावा आपने कहा कि जो पैनक्रियाटिक जूस हैं, जो अग्नाशय रस हैं, वो भी क्या कहाँ पर आ रहे हैं, छोटी आंत में, छोटी आंत में आ रहे हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड आप करते हैं। सबसे पहला पार्ट यानी कि स्टमक के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसे आप ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के बाद आपका आता है जेजेनम, और जेजेनम के बाद आपका इलियम आएगा। तो इलियम के बाद वाला जो पोर्शन आपका होता है वो वहां पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी। इतना आप समझ रहे हैं। सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपने कहा आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है, लगभग 7.5 मीटर होता है, अत्यधिक कुंडलित संरचना है। यह एक बहुत संकीर्ण ट्यूब है जिसका आंतरिक सतह क्षेत्र बड़ा है। यह मनुष्यों में संपूर्ण पाचन का स्थल है। ये बचे हुए भोजन को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, आंतररस स्रावित करता है। यह यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस को क्या करता है, प्राप्त करता है। 3 पार्ट इसके यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें आपको क्या करना है, नोट कर लेना। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखिए, हम छोटी आंत की जब बात कर रहे हैं तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। सबसे पहला हमने बात की थी किसकी, ड्यूडेनम की। तो ड्यूडेनम आपका क्या होता है, ड्यूडेनम आपका बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, बहुत सारा कॉइल्ड होता है इस प्रकार से। और आपने कहा कि ये जो कॉइल होगा, यानी कि मैं इसे क्या करी, सीधा करके बता रही हूँ, यानी कि इस प्रकार से कॉइल होगा, इस प्रकार से कॉइल होगा, ठीक है। इसी में आपके क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। और इसी में, इसमें आपके क्या होते हैं, विलाई होते हैं, ठीक है। और विलाई में आपके क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो आपने कहा इस प्रकार से होता है, विलाई ऐसे होते हैं, और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है जो छोटी आंत के बाद, जो छोटी आंत का पहला पोर्शन आपका होता है, इसमें आपके क्या होंगे, ये है विलाई, ये आपका विलाई आता है, ये आप कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो आपका टॉपिक है इससे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन में अब आप अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं। पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कौन सा जूस निकल रहा है और वो किस प्रकार से पाचन कर रहा है। यहाँ पर लास्ट में जब हम कंप्लीट डाइजेशन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो था आपका वो किस रूप में कन्वर्ट हुआ है, किस रूप में परिवर्तित हुआ है। प्रोटीन जो है वो किस रूप में परिवर्तित हुआ है, और फैट जो है वो एट लास्ट किस रूप में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। छोटी आंत में ही हो रहा है, ठीक है, छोटी आंत में ही होगा। इसके अलावा हम एब्जॉर्प्शन को भी पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पीछे की जो भी आपको चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके मुख में कौन कौन से पाचक रस निकले, आपके स्टमक में कौन कौन से पाचक रस निकले, या फिर लीवर का स्ट्रक्चर कैसा था, पैनक्रियास का स्ट्रक्चर कैसा था। आपसे पूछा जाता है, पाचन की बात चल रही तो आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आते हैं। जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कभी आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, वो बताइए। या जो पाचक रस जहां से स्रावित हो रहे हैं, अग्नाशय से, अग्नाशय के जिस पार्ट से पाचक रस स्रावित हो रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन पार्ट है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, क्लियर करके चलेंगे आगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।